हे गाइस, वेलकम टू एलीट एकेडमी। तो गवर्नमेंट की जो न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, अब कंटिन्यू आएगा क्योंकि थोड़ा मोबाइल में दिक्कत हो गई थी, तो फिर एक नया मोबाइल ले लिया है। तो अब ये जो पीपीटी है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो डीओपीटी है, यही कंडक्ट करवाता है जो एग्ज़ाम है, किस तरीके होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, ये सब चीज़ें, और क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ये डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, ये कंडक्ट करवाता है। तो इन्होंने ये जो पीपीटी है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपके लिए क्या क्या करेगी आने वाले समय में, वो चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ट्रांसपेरेंसी इजी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये हम सब जानते हैं कि अभी जो है ट्रांसपेरेंसी है नहीं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, और बहुत हेप्टिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे भी कि जॉब सीकर जो हैं, हम जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड पर्टिकुलर की तैयारी हो रही है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, अलग अलग सेक्शन है, जैसे आरआरबी अलग है, एसएससी अलग है, बैंक अलग है। तो इन सेक्टर को मल्टीपल एजेंसीज, जैसे आईबीपीएस करवा रहा है, एसएससी करवाता है, रेलवे बोर्ड खुद का एग्ज़ाम करवाता है, तो इस तरीके की मल्टीपल एजेंसी करवाती हैं। अभी तक तो यही होता हुआ आ रहा था, तो इसको इन लोग हटा रहे हैं। इसके बाद क्या होता था कि ये जो मल्टीपल एग्ज़ाम होते थे वो मल्टीपल एजेंसी से लेती थी, तो आपको जितने बार एग्ज़ाम होता था अलग अलग एजेंसी में, तो आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ती थी, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। और बार बार, जैसे अब प्री है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी प्री और मेंस होंगे, तो वहीं पर एसएससी के एग्ज़ाम में भी प्री और मेंस होते हैं, तो आरआरबी के भी एग्ज़ाम में प्री और मेंस होते हैं। अब ये क्या है, हर एग्ज़ाम के आप प्री देने जा रहे हो, कम से कम 4 एग्ज़ाम तो हो गए आपके प्री, तो आपको यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, और उसके बाद हर एग्ज़ाम की अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन पर ये जो ट्रांसपेरेंसी और रिक्रूटमेंट में जो प्रोसेस इन्होंने चेंज की है, इससे इसमें सुधार होगा। बार बार आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, और इतनी जगह एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ एक प्री का एग्ज़ाम होगा और उसी में सब चीज़ हम लोग कंडक्ट करवा लेंगे। तो इसमें लिखा भी एक पॉइंट है, एनआरए विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स। तो ये एक प्रकार का बर्डन ही था, बोझ जिसके तले स्टूडेंट थे अभी तक, तो ये रिमूव होगा, और एजेंसियों पे भी इस चीज़ का लोड पड़ता था। ये बार बार प्री कंडक्ट करवा रहे हैं अलग अलग एजेंसी में, अलग अलग बोर्ड के लिए। ठीक है, ये एक बात हुई, एक स्लाइड तो ये कहती है। अब उसके बाद एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये करवाएंगे, जिसके थ्रू ये जो अलग अलग एजेंसी अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम लेते थे, वो जो प्री का एग्ज़ाम होगा एक कंबाइन होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से। और ये जो होगा 3 स्टैंडर्ड पे होगा। एक मैट्रिकुलेशन लेवल पे होगा 10th पास के लिए, एक हायर सेकेंडरी लेवल पे होगा 12th पास के लिए, एक ग्रेजुएट लेवल के लिए होगा। तो ये 3 लेवल पे होगा। और फॉर नॉन टेक्निकल, इसमें कोई भी टेक्निकल पोस्ट नहीं रहेंगी, ये पूरा का पूरा ग्रेड बी पोस्ट होंगी, और सी होंगी, और डी भी होंगी। तो लेकिन पर ये पूरी की पूरी नॉन टेक्निकल पोस्ट होगी। टेक्निकल पोस्ट आज भी बेसी भरी जा रही हैं, और उसके बाद भी भरी जाएंगी, जैसे गेट जो होगा यू उसी के थ्रू जैसे ले रहे हैं आजकल, और पर्सनल एग्ज़ाम भी करवाते हैं, जैसे कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट जो हैं तो वो करवाएंगे, उनका वैसा चलेगा। लेकिन पर जो नॉन टेक्निकल है वो तो पूरा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर जो ये बता रहे हैं, गिव मोर चॉइस टू जॉब सीकर, स्टैंडर्ड सर्कुलम
एंड डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। तो बहुत सारी भाषाएं थी जिनमें अलग अलग स्टेट में इनको एग्ज़ाम करवाना होता था। तो एजेंसी को इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था। अब जब एक एग्ज़ाम लेना होगा, एक पीटी लेना होगा, प्री टेस्ट लेना पड़ेगा इनको, तो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ एक बार ही होंगी, बार बार नहीं होंगी। अब उसके बाद क्या होगा, पहले तो आपने सीईटी दिया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, फिर उसके बाद टीयर 2 टीयर 3 ऐसे जो चलते हैं वो चलेंगे। तो टीयर 2 टीयर 3 मेंस होगा, वो हर बोर्ड अपनी सब से लेगा, लेकिन पर जो सीईटी होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। तो जो सीईटी का स्कोर जो होगा वो आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और नो रिस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं सीईटी में। बस यहाँ पर लिखा हुआ एज रिलैक्सेशन, आपकी उस उम्र तक जितना आपको एज रिलैक्सेशन है वहाँ तक आप अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। और बाकी लेवल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और जो गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी, ये जो चीज़ें हैं, तो इसमें टाइम तो कम लगेगा क्योंकि अब डिफरेंट एग्ज़ाम नहीं होंगे, इतनी दूर दूर नहीं होंगे, और एक ही एग्ज़ाम होगा, तो एक एग्ज़ाम कम समय में हो जाएगा, तो टाइम तो सेव होगा ही इससे। और ये जो होगा बहुत बड़े स्तर पे हो सकता है, 1000 सेंटर और उससे ज़्यादा भी जो सेंटर हैं इसके लिए बना सकते हैं, और एक एग्ज़ाम हैंडल करने में जो एजेंसीज हैं उनको दिक्कत भी नहीं होगी। अब यहाँ पर लिखा है CET टू बी कंडक्टेड एट ओवर 1000 सेंटर्स, एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट वन एग्ज़ाम सेंटर इंक्लूडिंग द 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब 1000 सेंटर तो होंगे, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होते थे, और मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। और रूरल एरिया जो है, अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स एंड वुमेन, उनके लिए भी ये सीईटी ये एग्ज़ाम देना आसान होगा, क्योंकि अब एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर इन लोग बनाएंगे एग्ज़ाम के लिए कि जहाँ पर ये सीईटी कंडक्ट करवा सकें, जिससे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने के लिए। पहले होता था कि हमें जो कि अंडर प्रिविलेज और रूरल एरिया में रह रहे हैं कैंडिडेट, और कुछ वुमेन्स कैंडिडेट हैं, वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाती थी क्योंकि बहुत दूर होता था, ट्रैवलिंग इतनी पॉसिबल नहीं थी। तो इसके थ्रू पॉसिबल होगी, तो अच्छी चीज़ है। और फिर उसके बाद तो अब ये जो होगा, पूरा जो प्रोसेस होगा वो जैसा अभी होते हुआ आ रहा है ऑनलाइन होगा, ठीक है। और कैंडिडेट कैन शेड्यूल चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस, ये तो अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है फिर भी, लेकिन पर जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पर हम सेंटर नहीं थे, तो ये सेंटर होंगे आने वाले समय में। अब उसके बाद जो गेट स्कोर कैन बी शेयर्ड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज एंड पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर। तो जो आपको सीईटी देने के बाद जो स्कोर आएगा, तो वो यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, तो गवर्नमेंट भी होंगी, और ऐसे सेक्टर में ये जो है आपका स्कोर कार्ड जो है सीईटी का, वो सबको शेयर किया जाएगा, जिससे कैंडिडेट वहाँ से भी प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। वुड ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड ऑन रिक्रूटमेंट। ये तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी पैसा बचेगा, गवर्नमेंट का भी पैसा बचेगा। गवर्नमेंट इतने सारे एग्ज़ाम करवाती थी, तो उसमें हर एग्ज़ाम में अलग पैसा उनको खर्च करना पड़ता था, हर एग्ज़ाम की एक अलग व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती थी, तो उनका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, और सबसे मेन तो टाइम ही है। जो इनिशियली जो होगा, तो वो जो सीईटी होगा वो 1 साल में 2 बार होगा। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जनरेशन
रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स में एक्सेट्रा विल बी डन ऑनलाइन, सब चीज़ ऑनलाइन होगी। बल्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन आउट ड्यूरिंग सीईटी, मतलब जो छटनी है, मतलब बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते थे और एग्ज़ाम में सीरियसनेस बहुत कम होती थी, 10% 20%, आधे से ज़्यादा देने नहीं आते थे। और फिर कुछ लोग तो ऐसे ही भर देते हैं, एग्ज़ाम देना नहीं है उनको और पढ़ाई भी नहीं करते, तो वैसे कैंडिडेट पहले ही स्क्रीन आउट हो जाएंगे, जिससे जो मेंस में बैठेंगे वो एक्चुअल कैंडिडेट होंगे, जो फाइटर होंगे, फाइट करेंगे और एक्चुअल आपको वहाँ पे कंपटीशन आपको मिलेगा। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी अ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो हमारा चलता हुआ आ रहा है एमसीक्यू बेसिस पे। और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल बी गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जो स्पेशलाइजेशन, जैसे अब बैंक है, एसएससी है, तो उसमें जो स्पेशलाइज पर्सन जाएंगे उसमें अभी जो है उसमें बल्क में लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से लगभग 5% इनका मानना है कि वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके दोस्तों से शेयर कीजिए। और वैसे शेयर तो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये सबके काम की चीज़ है। तो आगे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आपको, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।